स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं और नियंत्रण के उपाय, यानी कि वायु प्रदूषण के क्या परिणाम, क्या प्रभाव, या फिर हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वायु प्रदूषण से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले भी मैंने वायु प्रदूषण पर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के उत्पन्न होने के स्रोत यानी कारण कौन कौन से हैं। तो पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, फिर ये सेकंड वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न समस्याएं, या फिर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है वायु प्रदूषण के परिणाम या प्रभावों को लिखिए, बताइए। तो चाहे परिणाम, प्रभाव या फिर समस्या पूछे, तीनों एक ही चीज़ है। ओके भाई, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, यानी कि समस्या उत्पन्न होती है। कोई भी प्रदूषण है, प्रभाव का मतलब क्या, समस्या। जितने भी प्रदूषण हैं वहाँ पर प्रभाव का मतलब समस्या ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्य पर अपितु पर्यावरण पर भी पड़ता है। ओके, ये जो वायु प्रदूषण होता है इसका प्रभाव मनुष्य पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण भी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो मानव पर जो पहला प्रभाव है हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि मानव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीव है, तो इसलिए हम सबसे पहले मानव पर प्रभाव देखेंगे कि मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तमाम तरह के रोग हो जाते हैं अगर हम गंदे मतलब वायु में सांस लेंगे। मान लीजिए किसी ऐसे वातावरण में चले गए जहाँ पर गैसें बहुत ज़्यादा जहरीली हैं, तो क्या होगा, मर जाएंगे या फिर कम से कम बीमार तो हो ही जाएंगे। देखिए, स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों एवं रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण जब होता है तो हमारे किन किन पार्टों को, यानी शरीर के किन किन भागों को मतलब प्रभावित करता है। श्वसन को, यानी जहाँ से हम सांस वगैरह लेते हैं, तंत्रिका तंत्र को, फेफड़ों को, रक्त परिसंचरण तंत्र को, इनको सबको ये जो वायु प्रदूषण है प्रभावित कर देता है। यानी कि इनमें कहीं ना कोई विकार उत्पन्न कर देता है। विकार का मतलब रोग, परिवर्तन ला देता है किसी प्रकार का। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा, अनिद्रा, थकावट, सिर दर्द, ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, तो मानव पर यही प्रभाव पड़ता है भाई, तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओके, थकावट, सिर दर्द, अनिद्रा। अनिद्रा का मतलब हमको बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती जल्दी, थकावट बनी रहती है, सिर दर्द करने लगता है। तो ये सब किसके प्रभाव हैं, ये सब गंदी गैसों के प्रभाव, यानी जो गंदी गैसें होती उन्हीं के कारण ऐसा होता है। मास्क वगैरह, जहाँ पर अगर कहीं प्रदूषण है, थोड़ा सा वायु प्रदूषण, धुआं कहीं है, तो ज़रूर आप मास्क वैसे भी पहन लिया कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना है तभी पहन रहे, वैसे भी जैसे दिल्ली वगैरह में या जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मास्क लोग वैसे ही पहनते हैं। ओके, नहीं तो भाई आप देखिए अक्सर सिर दर्द करता रहता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इस पर मतलब ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा दर्द कर रहा होगा। वास्तव में इन्हीं सब का वो परिणाम होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन्हीं सब का वो कारण होता है। इन्हीं सब की वजह से हमारा सिर दर्द करता है। ऐसा थोड़ी ना सिर में कोई गड़बड़ी है, लेकिन हम लोग एक दवा खा के फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं कि आखिर सिर दर्द कर रहा है तो क्यों, ये कभी नहीं सोचते। फिर है जो दूसरा कारण है भाई, दूसरा जो प्रभाव है वो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव। तो जो वायु प्रदूषण है इसका प्रभाव मानव पर तो पड़ेगा ही, हमने बात कर लिया। अब है वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे वनस्पति पर वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा, ओजोन परत के क्षय, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि से पौधों की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा उसने बताया नहीं है,
शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। देखिए अम्ल वर्षा वाला पहले समझ लीजिए भाई। देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें उत्पन्न करेंगे, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब जहरीली गैसें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सामान्य रूप से तो जहरीली नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे ओजोन परत को कमज़ोर बनाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब ओजोन परत कमज़ोर हो जाती है तो जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट बहुत अधिक मात्रा में पहुंचती हैं और फिर तमाम तरह के कैंसर संबंधी रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर थोड़ा सा हमें विराम यानी रोक लगाना चाहिए, जो कि रेफ्रिजरेटर से ज़्यादातर निकलता है, जो फ्रिज वगैरह है इनसे। अब यहाँ अम्ल वर्षा की मैं बात कर रहा था, तो भाई जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर जा कर के, जो ऊपर बादल होते हैं ना, जहाँ पर वाष्प उपस्थित होता है जिनसे वर्षा होती है, तो वाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे बरसते हैं। यानी ऊपर गए वाष्प में मिल गए गैसें ऊपर जाएंगे, वहाँ पर वाष्प उपस्थित है, वहीं पर उनसे मिल गए, और जब बरसात का समय आता है तो ये सब अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है या सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये ऊपर जा कर के जो ऊपर वाष्प है H2O, उससे मिलकर के क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जो कि अम्लीय पदार्थ होता है। ओके, तो जब गिरता है तो अम्ल के रूप में वर्षा होती है और हमारे त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि खुजली वगैरह हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो पहली बारिश हो ना, उसमें मत नहाया करो। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे या हम, मतलब जब बारिश होती ना तो नहाने जाते हैं तो मम्मी पापा रोकते हैं कि ये पहली बारिश है, इसमें मत नहाओ, नहीं तो खुजली हो जाएगी, चर्म रोग हो जाता है, त्वचा संबंधी ज़्यादातर रोग होते हैं, तो इसीलिए रोकते हैं। ओके, क्योंकि जो पहली बारिश होती है वो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा होती है, तमाम तरह की जहरीली गैसें उसमें मिली होती हैं, इसलिए रोकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि और जब ये अम्ल वर्षा होता है भाई, तो ये मानव के साथ साथ वनस्पति जीव जंतुओं पर भी प्रभाव डालता है। ओके, जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं, जीव जंतु भी काफ़ी मतलब इससे इनको हानि पहुंचता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। तो जहरीली गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, ओजोन परत को कमज़ोर करती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। ओके, ओजोन परत पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मैंने चीज़ें आपको समझा दी, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई देखिए। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कणों की मात्रा से ओजोन की छतरी में कई स्थानों पर छेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ये ऊपर जा कर के ओजोन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, उसमें छेद कर देती है, और ये छिद्र कई स्थानों पर दिखने भी लगे हैं। मतलब सोचिए, इतना ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ओजोन की परत में जिस स्थान पर भी छेद हो जाता है, वहाँ से सूर्य की परावैंगनिक किरण सीधे भूपटल पर आती है। साथ ही मानव के शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है तथा भूपटल के छोटे छोटे पौधे तथा जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब ओजोन परत का 1% भाग क्षतिग्रस्त होता है तो त्वचा कैंसर में 2% की वृद्धि होती है। सोचिए, मतलब अगर ओजोन का 1% भाग क्षतिग्रस्त हुआ तो त्वचा संबंधी जो रोग हैं ये दुगुना बढ़ जाते हैं। तो ओजोन परत पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, ये भी एक समस्या है। फिर यहाँ पर है चौथा पॉइंट, अम्ल वर्षा। इसको भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब विस्तृत में इसको डिस्कस कर लेते हैं। उद्योगों, वाहनों तथा ताप विद्युत गृहों से, यहाँ कॉमा होना चाहिए, उद्योगों फिर वाहन के बीच एक कॉमा होना चाहिए। ओके, उद्योगों, वाहनों तथा ताप विद्युत गृहों से निरंतर सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जा रहे हैं। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकल रहे हैं और वायुमंडल में इनको छोड़ा जा रहा है, यानी इनका उत्सर्जन अधिक से अधिक किया जा रहा है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया।
अम्लीय वर्षा जल के स्थलीय अम्लीय वर्षा जल के स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यहाँ पर देखिए अम्लीय वर्षा जो है वो जलीय एवं स्थलीय होगा, जल के नहीं। अम्लीय वर्षा में जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अम्लीय वर्षा जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है, मतलब जल में रहने वाले जीव और स्थल पर रहने वाले जीव दोनों प्रकार के जीवों को अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है। इससे इमारतों तथा स्मारकों को भी नुकसान पहुंचता है। ओके, आप लोग जानते हैं कि भाई ताजमहल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं छीड़ हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। ओके, आप देखिए हमेशा जाइए कभी तो देखिए ताजमहल की जो है मरम्मत चलती रहती है, क्योंकि ये जो अम्लीय वर्षा होती है ना, चूँकि आगरा में काफ़ी ज़्यादा कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ गैसें निकलती हैं, ऊपर जा कर के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं, फिर वर्षा के साथ में गिरती हैं, तो ताजमहल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसकी सुंदरता यानी निखार जो है उसका उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अम्ल वर्षा वन के पेड़ों और झाड़ियों को कई तरीके से प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप उनकी वृद्धि रुक जाती है। ओके, तो वनों को और झाड़ियों को भी ये प्रभावित करती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है। छठा है जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव। तो वायु प्रदूषण का जलवायु और मौसम पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा हरित गृह प्रभाव क्या है। हालांकि डिटेल में इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। इससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ पिघलेगी और समुद्र जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, जो बहुत से क्षेत्रों को जलमग्न कर देगी। अधिक तापमान वृद्धि से मरुस्थलीकरण व सूखा में वृद्धि होगी। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन, वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम अब यहाँ पर बेसिकली जो बात करनी हो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी, ओके। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए पहले, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर रहे ही ना तो भी जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये गर्मी को पकड़ के रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? गर्म को जाने ना देना, यानी गर्मी बनाए रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती, सारी गर्मी पृथ्वी की निकल जाती। मतलब सूर्य से तो दिन में पृथ्वी गर्म होती, इतनी ज़्यादा गर्म होती ना कि कोई रह ही ना पाता, और फिर शाम को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती कि उससे भी कोई ना रह पाता अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रहना बहुत ज़रूरी है। ये सूर्य के प्रकाश जो कि पृथ्वी पर आता है उसको रोक कर रखती है, यानी कि जब पृथ्वी से वापस जाता है रात को तो जाने तो देती है लेकिन बहुत कम, अधिकांश को रोक कर रखती है, जिससे जो पृथ्वी है ये ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना तो ज़्यादा गर्म, संतुलन बना करके रखती है। इससे यहाँ पर जीवन संभव है। लेकिन आप सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो जितनी रोशनी, जितनी प्रकाश आएगी सूर्य से, थोड़ा सा भी वो वापस जाने ही नहीं देगी। क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तापमान को रोक के रखती है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक थोड़ी सी भी गर्मी को वापस जाने ही नहीं देगी, और पृथ्वी का जो तापमान है निरंतर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अब चूंकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? सूखा ही पड़ेगा। ओके, वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा? जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी है, तो तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलेगी तो बाढ़, सुनामी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ओके, समुद्र जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी अगर बर्फ़ पिघलेगी तो फिर ये जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको जलमग्न कर देगी, मतलब वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको लगता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो तो भी आदमी जीवित नहीं रह सकता है। जान लीजिए, आपके पास ऑक्सीजन बहुत है लेकिन आप ठंडी में थोड़ी ना रह पाएंगे। -56 डिग्री सेल्सियस हो गए, आप कहाँ उसमें जीवित रह पाएंगे?
फिर यहाँ पर है पर्यावरण पर प्रभाव। तो भाई पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जलीय पारतंत्र में फाइटोप्लैंक्टन की कमी होती है, जिससे इस पारतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों की विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। परावैंगनिक विकिरण स्थलीय एवं जलीय जैव भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो चूंकि ये जाता है ओजोन परत में छिद्र कर देता है, फिर परावैंगनिक किरणें आती हैं, तो परावैंगनिक किरणें सीधे समुद्र में पड़ती हैं और जो फाइकोप्लैंक्टन होता है ये नष्ट हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार से आप कह सकते हैं मछलियों का भोजन होता है, यानी समुद्री जीवों का भोजन होता है। तो जब फाइटोप्लैंक्टन नष्ट हो जाएगा तो मछलियाँ इनको खा नहीं पाएंगी, मछलियों को भोजन मिल नहीं पाएगा तो मछलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार पूरा पारतंत्र प्रभावित हो जाता है। ओके, और पौधों की विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। स्थलीय एवं जलीय भू रासायनिक चक्र भी प्रभावित होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या उसके प्रभाव क्या हैं, परिणाम क्या हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। देखिए अब हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय यानी नियंत्रण के उपाय। तो देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण को रोकने या नियंत्रण करने के उपाय, इसको हम बिना पढ़े यानी कैसे लिख देंगे। देखिए जो चीज़ें कारण का काम करती हैं, जो चीज़ें कारण का काम करती हैं, मान लीजिए भाई आप सोचिए कि वायु प्रदूषण फैलने के कारण कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण फैलने के कारण कौन कौन से हैं, जैसे फैक्ट्री कारखाने हो गए, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं हो गया, ओके, लकड़ी ईंधन हो गया जो हम लोग जलाते हैं। तो देखिए वही कारण है और अगर उन्हीं पर हम नियंत्रण कर लें तो वही क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय। मतलब जो कारण है वही एक प्रकार से उपाय भी तो हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए हैं आपके समझ के लिए। हालांकि मैंने ट्रिक बताया कि कैसे आप याद करेंगे कि भाई वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपने कारण तो पढ़ा होगा, तो जिन कारणों से वायु प्रदूषण होता है उन कारणों पर रोक लगा दो। जैसे परमाणु परीक्षण से वायु प्रदूषण होता है, तो परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दिया जाए तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। मान लीजिए फैक्ट्रियों से कारखानों से जो धुआं निकलता है उनसे वायु प्रदूषण होता है, तो फैक्ट्री या कारखानों को नगरों से बहुत ज़्यादा दूर स्थापित किया जाए, यानी कि बहुत वीरान एरिया में। इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ओके, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। जैसे वनों की हो रही अंधाधुंध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं व प्रत्येक मानव को चाहिए कि वनों को नष्ट होने से रोकें, वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लें। मतलब मैंने क्या कहा था भाई, वनों की अंधाधुंध कटाई से वायु प्रदूषण होता है तो उस पर रोक दो, अंधाधुंध कटाई को रोक दो। जो कारण है वही उपाय भी तो है। देखिए पहला पॉइंट वही लिखा है, ओके, अंधाधुंध कटाई को रोक दो। सरकार ऐसी कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए कि वनों की कटाई बहुत कम हो, ओके, वनों को नष्ट होने से बचाया जाए। तमाम तरह के वन महोत्सव किए जाएं, कार्यक्रम किए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, तो वायु प्रदूषण कम हो सकता है। 1 मिनट। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। फिर दूसरा पॉइंट है शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांव कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। अब नगरीकरण करते हैं भाई, शहरीकरण करते हैं, मतलब गांव को एकदम हम शहर बना देते हैं, उद्योग एकदम मतलब पूरा का पूरा वही कचरा फैला देते हैं। तो ऐसा ना किया जाए। अगर हम गाँवों में ही छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा दें, वहीं पर रोजगार दिया जाए, फैक्ट्री वगैरह उतना ना लगाया जाए, छोटे छोटे उद्योग लगाएं तो प्रदूषण कम होगा। ओके, गांव में ही उनको सुविधा दे दी जाए। इससे क्या काम होगा, एक तो जनसंख्या शहरों में नहीं बढ़ेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा। जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ प्रदूषण होगा। तो गांव के लोगों को शहर ना जाना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुटीर उद्योग लगा दो, उन्हें गांव में ही रोजगार छोटे छोटे दिला दो, वहीं पर रहें तो शहर भी इधर अपना मतलब कम जनसंख्या रहेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा, गांव में भी वैसे प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन जब गांवों के लोग भी शहरों में चले जाएंगे, शहर के लोग तो शहर में हैं ही, तब तो प्रदूषण बढ़ेगा। ओके,
तीसरा है कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया कि जो कारखाने उद्योग धंधे उनको किसी वीरान एरिया में एकदम मतलब जहाँ शहर आसपास ना हो, ताकि लोग ज़्यादा वहाँ पर परेशान ना हो। ओके, तो कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लाने के लिए बाध्य करना चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में न मिल पाए। मतलब ऐसा तरीका, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें खोजनी चाहिए कि जो गैसें चिमनियों से निकलती हैं उनके जो गंदे पदार्थ हैं वो यहीं पर रह जाएं और वो गैसें एक प्रकार से शुद्ध होकर ऊपर जाएं। ओके, ऐसे मतलब ऐसे उपकरण हम बना सकते हैं कि भाई गंदे गैस को हम शुद्ध कर दें, फिर वो वायुमंडल में चली जाए तो प्रदूषण कम होगा। यानी कि जो धुएं का अधिकतर भाग है उसको अवशोषित कर लिया जाए। ओके, मतलब उसका जो जहरीला पदार्थ है उसको हम लोग वायुमंडल में मिलने से रोक दें। अब यहाँ पर है चौथा पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जाए। ये जनसंख्या ना रहे तो भी सही रहेगा। देखिए, शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। ओके, इतना ही सही रहेगा। जनसंख्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जनसंख्या आप मत लिखिए, शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जाए। अगर भाई सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जनसंख्या नहीं होगा। मतलब भाई जहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं वहाँ 2 ही होंगे अगर शिक्षित हैं लोग तो जब जनसंख्या कम होगी तो सारे, मैंने बताया, सारे जो प्रदूषण हैं कंट्रोल में आ जाएंगे। पांचवा पॉइंट है वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। ओके, हालांकि इस पर मतलब बहुत सारा काम किया जा रहा है। आप देखिए सीएनजी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं और विद्युत से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये सब इसी के परिणाम है। मतलब हम वायु प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं, ये सब संज्ञान में है हमारे, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनसंख्या कंट्रोल। छठा पॉइंट है ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिसके उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए तथा धुआं कम से कम निकले। सीएनजी ले लीजिए, प्रदूषण होता ही नहीं। विद्युत वाली गाड़ियाँ, प्रदूषण होता ही नहीं। निर्धूम, यहाँ निधूम्र होना चाहिए। निधूम्र चूल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहित करके, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है तो इस पर आप मत जाइए। ओके, यहाँ करके होगा क्योंकि टाइपिंग में अधिकतर मिस्टेक हो ही जाती है। तो प्रोत्साहित करके और ज़्यादा उन्नत और सुलभ बनाना चाहिए। यानी कि जो निर्धूम्र चूल्हे, मतलब ऐसे चूल्हे विकसित करने चाहिए जिनसे धुआं ना निकले। जैसे हम लोग ईंधन जलाते हैं लकड़ी कंडा तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो निर्धूम्र का मतलब बिना धुएं वाले चूल्हे विकसित करने चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। भाई सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो आप देखिए विभिन्न प्रकार के सोलर मतलब चूल्हे आ गए हैं कि आप ना तो उसमें धुआं निकलेगा ना बहुत ज़्यादा आग होगी, वो ताप से ही आपका जो भोजन है वो पक जाता है। धूप में रख दो बस। फिर जो है 8वां पॉइंट, शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन है तो सीवेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। ओके, 9वां पॉइंट है इन सभी चीज़ों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों में इनके प्रति चेतना जागृत फैलानी चाहिए। मतलब हालांकि अब इसीलिए भाई पर्यावरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। वही यहाँ पर कह रहा है बच्चों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर दिया जाए। पर्यावरण को आप देखेंगे मतलब अगर कोई क्लास 3 में भी है ना तो उसको कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। हालांकि हिस्ट्री जियोग्राफी उसको पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, लेकिन पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ाया जाता है ताकि वो शुरू से ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहे, पर्यावरण के बारे में उसको जानकारी रहे। ओके, इसकी जानकारी तथा इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए, चाहे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। ओके, पत्र पत्रिकाओं अखबार के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। तमाम तरह के जो प्रदूषण होते हैं इनसे अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, इनसे बचाए रखें। तो ये मैंने कुछ आपको मतलब इसके उपाय बताए। हालांकि उपाय मैंने शुरू में बताया कि भाई जो कारण होते हैं उन्हीं को आप उपाय में बदल सकते हैं, अपोजिट लिख करके।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।